हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके इसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। और सारे टेस्ट सीरीज में जैसे इसमें जो है आपको मार्च महीने 2024 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर वाला सेक्शन भी इसी के साथ साथ जो है आप लोगों का कंप्लीट कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और देखिए, कुछ PDF जो दृष्टि IAS के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए थे, उसके सारे PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो जो लोग देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, वो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट PDF है वो सारे PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अपना जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, वीडियो कैसा भी लगे। और जो जिस क्वेश्चंस में डाउट हो, ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट के जो भी 18-20 दिन बचे हैं, आप अपनी पूरी एकदम ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी अच्छे कंटेंट हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। और 1-2 दिन में आपको लिस्टिंग वाले वीडियो भी देखने को मिलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जो है, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जहाँ से 10-15 क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें कोशिश करिएगा कि अब मेरे आंसर बताने से पहले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं किसी निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती हैं और इनकी प्रेरणा प्रमस्तिष्क के नियंत्रण केंद्र से निर्गमित होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती रहने वाली अचेतन प्रतिक्रियाएं हैं और इनका नियंत्रण केंद्र जो है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प जो है सही हैं। ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं के बारे में, ऐच्छिक क्रियाओं जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, जिनकी प्रेरणा प्रमस्तिष्क के नियंत्रण केंद्र से प्राप्त होती है। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे कांटे पर या फिर से आगे के सामने हाथ जाता है, जैसे जल मतलब हाथ आग पे जैसे, या कोई गर्म चीज़ हाथ से जैसे छूता है तुरंत हाथ हाथ का जो है पीछे हट जाना। ठीक है। या फिर कांटा चुभने पर पाँव का तुरंत ऊपर उठ जाना। या फिर से कोई चीज़ अगर आ रही हो आँख के पास तो तुरंत जो है आँख का बंद हो जाना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और इसका जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है। तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। मानव के प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण के निकट 3 आश्रु एवं लाइक्राइमल ग्रंथियां होती हैं, जिनसे स्रावित जल सदृश तरल पलकों, कार्निया और इसके ऊपर की कंजक्टिवा को नम बनाए रखता है और उनकी सफाई करता है। यह ग्रंथियां जन्म के कितने महीने बाद मानव शिशु में सक्रिय हो जाती हैं? 2 महीने, 4, 6 या फिर 12? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। 4 महीने के बाद जो है यह सक्रिय होती हैं, जिन्हें मुख्यतः लाइक्राइमल ग्रंथियां कहा जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे तुरंत मतलब जन्म में होते हैं, ठीक है, मतलब 2-4 दिन, 10 दिन के या 1 महीने के होते हैं, वो बच्चे जब रोते हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि उनके आंसू नहीं निकलते हैं। ठीक है। 3 महीने, 4 महीने तक वो बच्चे कितना हो रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि उस समय उनकी आँखों की अश्रु ग्रंथियों में जो लाइक्राइमल ग्रंथियाँ हैं वह रिप्रेजेंट नहीं रहती हैं, जिस कारण उनके रोने के बाद जो है आंसू नहीं निकलती हैं। और 3-4 महीने बाद जब यह ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं, उसके बाद जब वो रोते हैं तब आंसू निकलते हैं। ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर अगर आसपास में आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों जो अभी 3-4 महीने से कम के हों, तो फिर आप नोटिस करिएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनसे होने वाला रोग दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, इसकी कमी से अगर हम देखिए तो किलोसिस रोग होता है। ठीक है, किलोसिस। और उसके बाद है आपका B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात करें, इसकी कमी से चर्म रोग होता है। और विटामिन H या जिसे बायोटीन भी कहा जाता है, इसकी कमी से बालों का झड़ना, या कह सकते हैं कि बाल झड़ने लगता है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल समूह के जो विटामिन हैं, इनकी ये कमी से कुंठित रोग होता है। ठीक है, कुंठित रोग होता है। ठीक। तो विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3
जिसे निकोटीनिक अम्ल कहा जाता है। इसमें और जो विटामिन है वो भी देख लीजिए। विटामिन बी ग्रुप के जो हैं इन्हें निकोटीनिक अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से रक्त छीड़ता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन आ जाती है। ठीक है। विटामिन H जिसे बायोटीन कहा जाता है, इसकी कमी से बाल जो है झड़ने लगते हैं। और विटामिन B9 जो फोलिक अम्ल के अंतर्गत समूह का जो है एक प्रकार का विटामिन है, इसकी कमी से रक्त छीड़ता या कुंठित वृद्धि जो है हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक उपचयन अपचयन क्रिया है। इस क्रिया में जल के अणुओं का उपचयन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का अपचयन होता है। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण के बारे में तीनों विकल्प आपके सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ भूमिगत तने के प्रकार दिए गए हैं और उदाहरण दिया गया है। जैसे अगर कंद की बात करें, कंद किसका उदाहरण है? कंद जो है यह आपका आलू का उदाहरण है। ठीक है। और सलकंद, सलकंद की अगर हम बात करें तो यह जो है आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, लीली हो गया, यह सभी सलकंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भूमिगत तने का उदाहरण है। और जो आपका घनकंद है इसके अंतर्गत जैसे बंडा, अरवी, जिमीकंद, केसर, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। और जो आपका प्रकंद है या जैसे आपके हल्दी, अदरक, कली, फर्न, ये सभी जो है प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राइजोम के। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका हल्दी। ठीक है। ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूरी को प्रदर्शित करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है और दूरी एक अदिश राशि है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। देखिए, दूरी को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। सदिश राशियाँ जो होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और जो अदिश राशियाँ होती हैं उन्हें केवल कह सकते हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है। और दूरी जो है यह एक अदिश राशि है। ठीक, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग समान हो तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी? 30 डिग्री, 60, 45 या फिर 90? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन और कारण आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। यान की सतह, कारण इसका क्या है? यान की सतह द्वारा यात्री पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। इसमें अगर देखिए, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है और उसके साथ साथ ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में 43 वर्ष की आयु में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य कांग्रेस को लोकतंत्रवादी तथा आमूल परिवर्तनशील बनाना, ताकि वह जनता की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को प्रकट कर सके। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जिस समय यह हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे उस समय इनकी जो आयु है वह 41 वर्ष थी। 41 वर्ष थी। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग के गठन का एक कारण यह था कि इंग्लैंड में पादरी लोग यह प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा चार्ल्स वुड के पत्र के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो रही है और इस आयोग को केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करनी थी। इस आयोग ने अपने सुझाव में कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषय में दी जाए।
उसके साथ साथ प्राथमिक पाठशालाओं का जो नियंत्रण है नव स्थापित जिला और जो नगर बोर्ड हैं उनको दे दिया जाए। हंटर कमीशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और हंटर आयोग की बात करें, 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1882 में रिपन के समय हंटर आयोग का गठन हुआ था। ठीक। और इसका जो बेसिकली मुख्य रूप से जो गठन हुआ था 1854 के, जो जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र शिक्षा को लेकर के किया गया था, उसमें जो भी सुझाव किए गए थे, जो भी सुझाव मतलब ब्रिटिश सरकार को उस समय दिए गए थे, उस सुझाव के अकॉर्डिंग भारत में शिक्षा व्यवस्था चलाया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यही समीक्षा करने के लिए मुख्य रूप से इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। यह अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसी समय दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें सबसे अधिक मुंबई प्रेसिडेंसी से थे 39। और पहले यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बदल करके मुंबई कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि चुने गए थे वह मुंबई से 39 नहीं बल्कि मुंबई से 38 प्रतिनिधि थे। ठीक है, मुंबई से प्रतिनिधियों की जो संख्या है मुंबई प्रेसिडेंसी से वो 38 थी। ठीक, और उसके साथ साथ जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी से प्रतिनिधियों की संख्या थी 21। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी से प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वह 3 थी। ठीक है, 3 थी। जिस समय हाँ 3 थी, बंगाल प्रेसिडेंसी से 3 थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो उसमें संयुक्त प्रांत था वहाँ पे जो है 7 थी। ठीक है, और उसके साथ साथ पंजाब जो है यहाँ से प्रतिनिधियों की संख्या 3 थी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हर्षवर्धन के राज दरबार से संबंधित बाणभट्ट, जयसेन, मयूर या फिर हरिदत्त? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए सॉरी, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये सभी विद्वान जो हैं साम्राज्य हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित, बाणभट्ट, जयसेन, मयूर और हरिदत्त। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें बाणभट्ट और उसके साथ साथ जयसेन, यह जो है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना जो है इसमें जो है मुख्य रूप से इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, दरबारी कवि थे किसके? आपके ये जो हर्षवर्धन थे इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, और इसके साथ साथ और जो मयूर थे, मयूर की बात करें तो इनके द्वारा मयूर शतक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, मयूर शतक, सूर्य शतक की रचना की गई थी। ठीक है, तो ये सभी विद्वान मुख्य रूप से हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन से संबंधित सभा के गठन के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया गया था। कारण, कैबिनेट मिशन भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू नहीं करना चाहती थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें जो है पहला तो आपको सही है, लेकिन कैबिनेट मिशन भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू नहीं करना चाहती थी, यह गलत है। ठीक है, उस समय वयस्क मताधिकार को लागू करना उस समय के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही नहीं था। उसके साथ साथ जो है कर पाना यह मुमकिन नहीं था, जिस कारण से लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भू राजस्व की महलबारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू किया था। इस व्यवस्था में सरकार को कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित हुआ और इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र और पंजियों का प्रयोग किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस व्यवस्था में सरकार का कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित हो गया, या गलत है। ठीक है, महाल की अगर हम बात करें, जो गांव होता है, गांव के समूह को महाल कहा जाता है। ठीक है, और महालवाड़ी बंदोबस्त जो किया गया था गांव के मुखिया से किया गया था। ठीक है,
गाँव के मुखिया से कहा गया था और जिसमें किसानों से सीधा संपर्क स्थापित हुआ था वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से सीधे संपर्क हुआ था। ठीक, तो सी जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ समाचार पत्र दिए गए और उनकी भाषा, जैसे दुख निवारण समाचार पत्र। दुख निवारण समाचार पत्र यह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? यह जो है पंजाबी भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसका जो प्रकाशन है सुखबीर सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सुखबीर सिंह द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, सुखबीर सिंह द्वारा। ठीक है, और द लीडर की अगर हम बात करें, इसका जो प्रकाशन हुआ था अंग्रेजी में हुआ था और इसके जो संपादक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। मिलाप समाचार पत्र, इसका संपादन हुआ था उर्दू भाषा में, इसका संपादन उर्दू भाषा में हुआ था और इसके संपादक जो है रणवीर सिंह थे, रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह। और संदेश समाचार पत्र का संपादन होता था गुजराती भाषा में, जिसका संपादन CS पटेल ने किया था, CS पटेल ने। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4 1 2 3, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, पारसी सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब देखना आपको। 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के मुंबई में रहनुमाई मजदासन सभा का गठन किया था। इस सभा का उद्देश्य पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना। सभा के संदेश का प्रचार के लिए दादा भाई नौरोजी ने पारसी भाषा में राफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत है। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो राफ्त गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, इसकी भाषा पारसी नहीं थी बल्कि गुजराती थी। ठीक है, गुजराती भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था, न कि पारसी भाषा में। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, ऑप्शन बी सही है। प्रागैतिहासिक पुरास्थल बेलन घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलन घाटी आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, जहाँ से पूर्व पाषाण काल युग से लेकर के नव पाषाण काल तक के उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी में अनुसंधान कार्य GR शर्मा व के निर्देशन में किया गया था। बेलन नदी यमुना की सहायक नदी है और बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा चौथा सही है और तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें, बेलन नदी जो है यह आपके यमुना की नहीं बल्कि बेलन जो है टोंस की सहायक नदी है। ठीक है, बेलन टोंस नदी की सहायक नदी है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष में जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया और जमाली संघ छोड़ करके चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था? बहुत्ववादी सिद्धांत, क्रियमाणकृत सिद्धांत, अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगिनी सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रियमाणकृत सिद्धांत के कारण जो है मतभेद पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही है आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें मतभेद जो कारण था मुख्य रूप से इस सिद्धांत की वजह से था और इस सिद्धांत को लेकर के दो लोगों के बीच जो है मतभेद हो गया था, जिसके तहत बहुरता अर्थात कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा, यह प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, और इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कट्टरता को बल दिया गया था, जिस कारण जो है मतभेद हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, विशेष राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष राज्य श्रेणी का संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह वर्गीकरण विशेष राज्य श्रेणी 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया और 1969 ईस्वी में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। 1919 भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 2 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा जो है गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें से इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो 6 सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य थे, इसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ करके 6 सदस्य होते थे और इसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना महत्वपूर्ण मतलब अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था, न कि 2। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। महान न्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद धारण करता है और महान न्यायवादी ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करता है, संसद जो तय करेगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? कोर्ट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा आपका सही है। ठीक, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। पहला चौथा गलत क्यों है? क्योंकि महान न्यायवादी की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता होनी चाहिए, न कि हाई कोर्ट का, न कि हाई कोर्ट का। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और महान न्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा, ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि जो महान न्यायवादी को जो पारिश्रमिक मिलता है इसका निर्धारण संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, न कि संसद करता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जान मथाई को रेलवे और परिवहन विभाग, जगजीवन राम को श्रम, रफ़ीक अहमद किदवई को वाणिज्य और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई की अगर हम बात करें, इनको जो है वाणिज्य नहीं संचार मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, संचार मंत्रालय दिया गया था, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और वाणिज्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो CH भाभा के पास था वाणिज्य मंत्रालय, CH भाभा के पास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनराविलोकन किया जा सकता है? मोहिनी जैन केस 1992, प्रकाश सिंह केस 2006, SR बोम्बई वाद 1994 या फिर उन्नी कृष्ण वाद 1993। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, SR बोम्बई वाद 1994। SR बोम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है, इसका न्यायिक पुनराविलोकन किया जा सकता है। अगर मनमाना, अतारांकित और गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो इस आधार पर इसको रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, और यह निर्णय SR बोम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निर्भर कराया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निर्भर होगा था, तो वह मंत्री पद नहीं बना रहेगा, मंत्री पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 10वीं सूची में वर्णित उपबंध जिसके अनुसार किसी दल के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि किसी 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया गया है कि किसी दल के 1/3 सदस्य अगर किसी दल से पलायन करते हैं या फिर किसी दल की सदस्यता को छोड़ते हैं तो उन्हें जो है इस दल बदल के आधार पर निरर्हत घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें 1/3 नहीं बल्कि 2/3 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2/3 का प्रावधान है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर 1/3 सदस्य सदस्यता छोड़ते हैं तो उनको दल बदल के अंतर्गत लाया जा सकता है, लेकिन अगर 2/3 सदस्य किसी दल की सदस्यता को छोड़ते हैं तो वह दल बदल का जो कानून है उससे बाहर होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय है लंदन में,
और यह महिला अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक गैर सरकारी संगठन है और 1961 में इसका स्थापना किया गया था और लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये आपका सही है। और यह जो मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई करता है। ठीक है, न कि महिला अधिकारों से। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानवाधिकार, चाहे वो महिलाओं के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ या फिर पुरुषों की, अगर मानवाधिकार से संबंधित मामला है तो उसकी सुनवाई उसमें होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को दो भागों में विभाजित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बांट दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। उनकी सेवा शर्तों को कार्यकाल राष्ट्रपति ने द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। इसमें अगर एससी की बात करें, इनके लिए जो राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में मिलेगा और एसटी के लिए जो गठन किया गया इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 ए में मिलेगा। ठीक है, 38 ए में इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें कुल जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों की जो संख्या होती 5 होती है। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, न कि 7। ठीक है, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य अध्यक्ष को छोड़ करके होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा जो है गलत हो जाएगा। और इसमें जो है इसके सदस्यगण जो है अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, न कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। ठीक, तो तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 4 सही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट देखिए, जीवमंडल एक खुला एवं विवृत तंत्र का उदाहरण है। इसमें ऊर्जा का सतत निवेश और पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जीवमंडल एक खुला या विवृत तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या फिर आगमन होता है और पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वायुमंडल के आयन मंडल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इस मंडल का तापमान तेजी से बढ़ता है और इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है, जिसके कारण इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकते हैं। इस मंडल की डी परत मध्य और उच्च आवृत्ति की तरंगों को अवशोषित कर लेती है तथा लघु आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित कर देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प वायुमंडल का जो आयन मंडल है इस परत के बारे में सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विषुवतीय निम्न दाब पेटी में धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती है, केवल ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं चलती हैं। तापमान अधिक होने के कारण इस कटिबंध में आने वाले पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुँचते ही गर्म होकर के ऊपर उठने लगते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और विषुवतीय दाब की अगर हम बात करें, विषुवतीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ पर यह मुख्य रूप दोनों अक्षांशों के बीच में लगभग 5 से 10 अक्षांशों के बीच में यह मुख्यतः इसका विस्तार पाया जाता है और विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में समान जो धरातलीय क्षैतिज पवनें हैं वह नहीं चलती हैं, क्योंकि इस कटिबंध में आने वाली जो पवन है इसकी सीमाओं के समीप पहुँचते ही गर्म हो जाती हैं और जैसे गर्म होती हैं, गर्म होकर के हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होने के बाद ये ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस कटिबंध में ऊर्ध्वाधर वायुधाराओं पवन का विकास होता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरीय लवणता को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं? तापमान, वर्षा, नदियों का जल या फिर पवन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो आपके कारक हैं, चाहे वो तापमान हो, वर्षा हो,
नदियों का जल हो या फिर पवन हो, यह सागरी लवणता को नियंत्रित या विनियमित करती हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रभावित करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। कनाडा में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित किया। अथाबास्का, बृहद स्लेव झील, विनिपेग और ग्रेट बियर, इनको जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, जो कि कनाडा की झीलें हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करें, पहले नंबर पे आ जाएगा आपका ग्रेट बियर झील। ठीक, ग्रेट बियर जो है, इसके बाद बृहद स्लेव झील, जो बृहद स्लेव झील है यह आ जाएगा। ठीक है, फिर है आपका अथाबास्का झील और उसके बाद है आपका विनिपेग झील। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में बने पंचमहल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इस 5 मंजिला इमारत का आकार पिरामिड जैसा है और इसकी निर्माण योजना मिस्र के पिरामिड से प्रभावित है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि अकबर के समय जो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किया गया था, जो मुख्य रूप से पिरामिड नुमा है, यह जो है नालंदा का जो बहुमंजिला बौद्ध स्तूप है उससे प्रेरित है, न कि मिस्र के पिरामिड से। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। मुगल काल में जिला या सरकार प्रशासन में नियुक्त अधिकारी और उनके कार्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अमल गुजार या जिले का वित्त अधिकारी होता था। वित्तीक्षी भूमि एवं जो बागान है उससे संबंधित मामले कागजात को तैयार करता था। सिकदार जिले का प्रमुख अधिकारी या शांति व्यवस्था को बनाए रखने वाला अधिकारी। और खजानादार या खजानदार सरकारी खजाने की सुरक्षा करने वाला अधिकारी था। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकदार। सिकदार की अगर हम बात करें, यह जो है परगने का प्रशासनिक मुख्य अधिकारी होता था, न कि जिले का। ठीक है, परगने का होता था और जिला, इस समय जिले को सरकार कहा जाता था, जिले को सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो सिकदार जो है यह परगने का अधिकारी था। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे से मिलते हैं और काटते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर नामक स्थान पर कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है दोनों जो है एक दूसरे से मिलती हैं। ऑप्शन बी सही है। लगभग समान अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार होने पर भी भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई तथा पूर्व पश्चिम चौड़ाई में विषमता पाई जाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर दो देशांतरों के बीच की कोणीय दूरी 1 डिग्री रहती है, किंतु उनके मध्य की वास्तविक दूरी कम हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह मिट्टी देश के लगभग 43.4% भूक्षेत्र पर पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिड और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो इसमें पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। फास्फोरस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और एसिड जो है प्रचुर मात्रा में पाई, इसमें जो कमी होती है मुख्यतः ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के दो जिलों लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाती है? काली, या फिर जिसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता था, घाघरा, जिसे करनाली नदी के नाम से जाना जाता है, रामगंगा, या फिर टोंस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा या करनाली नदी जो है यह लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ नहर दिए गए हैं और नदी दी गई है, कौन सी नदी किस राज्य में है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, सरहिंद की अगर हम बात करें, सरहिंद जो है यह कहाँ पे है? पंजाब राज्य में है और इसका निर्माण किया गया है सतलज नदी पर। ठीक है, गुड़गांव नहर यह आपके हरियाणा में है और इसका निर्माण किया गया है यमुना नदी पर। त्रिवेणी नहर जो है यह बिहार में है और इसका निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया है। और मिदनापुर नहर जो है यह आपके कोसी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी होगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। सरहिंद नहर, ये सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। गुड़गांव नहर का निर्माण किया गया है यमुना नदी पर। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है किस पे, गंडक नदी पर। और मिदनापुर नहर का निर्माण किया गया है कोसी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNFF अर्थात यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का गठन अक्टूबर 2000 ईस्वी में एक सहायक निकाय के रूप में यूएनओ को आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था। और इस संगठन का उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। देखिए, इसका मुख्यालय पेरिस में है, तो यह जो है इसका पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा आपका सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं, बल्कि इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प गलत है? इस योजना का प्रारंभ अक्टूबर 2019 में किया गया था और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो। और इस योजना के तहत 12वीं डिप्लोमा तक अलग अलग चरणों में कुल 35,000 रुपये की सहायता की जाती है और यह लाभ केवल 2 बेटियों तक ही दिया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस योजना के तहत 12वीं या फिर डिप्लोमा तक अलग अलग चरणों में कुल 35,000 रुपये दिए जाते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस योजना के अंतर्गत कुल 35,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपये प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, 25,000 रुपये जो है दिया जाता है, न कि 35,000। 12वीं से लेकर के डिप्लोमा तक मतलब विभिन्न चरणों में 25,000 रुपये की मदद दी जाती है। ऑप्शन सी गलत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2016 में प्रारंभ किया गया था और वित्त वर्ष 24-25 के अनुसार अब इस योजना के तहत जो पहले 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत 2016 नहीं बल्कि इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। बजट 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 45% भारतीय कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में 18.1% है और अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेचुरल फार्मिंग के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। बजट 2024-25 के अनुसार सरकार की आय के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? जीएसटी तथा अन्य कर, इनको जो है आपको क्रम से लगाना है। निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर और आय कर, इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे अधिक जो योगदान है वह उधार का है, उधार का है। ठीक है, और 27% जो बोरविंग होती है उधार के माध्यम से होती है। ठीक, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आयकर आता है। ठीक है, आयकर के माध्यम से 19% प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद जीएसटी है, जीएसटी से 18%, और फिर निगम कर है आपका, जिससे 17% प्राप्त होता है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है 5%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 4 1 2 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? रक्षा क्षेत्र को 4,54,773 करोड़ रुपये दिया गया है। ग्रामीण विकास को 2,65,808 करोड़ रुपये, शिक्षा क्षेत्र को 1,25,638 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र को 86,287 करोड़ रुपये। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसके लिए टोटल 89,287 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, बाकी विकल्प आपके सही हैं। और जो ऊर्जा क्षेत्र है, स्वास्थ्य के बाद आपका ऊर्जा क्षेत्र आ जाएगा। ऊर्जा के लिए जो धन का आवंटन किया गया 68,769 करोड़ रुपये, 68,769
69 करोड़ रुपये, ठीक है। तो डी आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को कुछ कंपनियां दी गई हैं और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है और इसका स्थापना कब हुआ है उसे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना, इसका स्थापना किया गया था 1950 में। और इसके बाद जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका स्थापना किया गया था 1954 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1970 में किया गया था। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका स्थापना किया गया था 1964 में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी सही है। G7 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के समूह G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी और विश्व के 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी इसके संस्थापक सदस्य हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत है। इसी की अगर हम बात करें, जो विश्व के 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यह जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं। कनाडा इसमें 19 जो कनाडा है इसको 1976 में जोड़ा गया था, या कह सकते हैं इसमें इसकी सदस्यता दी गई थी। कनाडा इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कनाडा की जगह कौन है? जापान है, ऑप्शन ए सही है। भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य या फिर ऋण? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। दृश्य, अदृश्य और ऋण, ये तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसकी स्थापना संसद में एक कानून पास करके अप्रैल 1988 में किया गया था। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही है, सेबी के बारे में सभी विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1855 के संथाल या हूल संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेजर बर्रो के नेतृत्व में भेजी गई सैनिक टुकड़ी संथालों से संघर्ष में पराजित हुई। गोक्को गोड्डा नामक स्थान का एक महत्वपूर्ण नेता था और यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान तक फैला था। महाजन दीनदयाल संथालों का सहयोगी था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब डी गलत है, ठीक है। महाजन दीनदयाल जो है संथालों का सहयोगी नहीं बल्कि इनका विरोधी था, ठीक है। और इसने इस आंदोलन या इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान है हैदराबाद में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र पुणे, काजरी है जोधपुर में, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह पुणे नहीं बल्कि बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है आपका 1878 का, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो आई थी, यह आई थी आपकी 1885 ईस्वी में। और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में आई थी। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एक्ट जो है, जिसके अंतर्गत जिसे अवध एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1890 में आया था, ठीक है। इसका सही आंसर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों साथ के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना आवश्यक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 15 दिन पहले देना होता है, ठीक है, 15 दिन पहले। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पुष्यमित्र शुंग के बारे में सही है? यह अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था और यह शुंग वंश का संस्थापक था और इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके पुष्यमित्र शुंग के बारे में तीनों विकल्प सही हैं। इसके द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे और इसकी जानकारी हमें अयोध्या लेख से मिलती है और पतंजलि इसके जो है, जो इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, पतंजलि इसके मतलब पुरोहित थे, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस, हाइड्रोजन या फिर कार्बन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन चक्र में। हाइड्रोजन चक्र में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? संवरा, निर्जरा, निर्वरा या फिर बंधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वरा या निर्वाण। निर्वाण जो कि अगर हम बात करें, निर्वाण या बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम लक्ष्य है और निर्वाण प्राप्ति इसका अर्थ होता था जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, या बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी संवरा, निर्जरा और बंधन ये सभी जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, संवरा जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है तब उसे संवरा कहते हैं, और निर्जरा पहले से विद्यमान कर्म का जब क्षय हो जाता है तब उसे कहते हैं निर्जरा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरभ हार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा या फिर वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इटावा घराने को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ 12 जुलाई को ली, और उड़ीसा में बीजू जनता दल का 24 वर्षीय शासन समाप्त हो गया और उसके बाद भाजपा ने वहां स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों का चुनाव हुआ था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का। किसका? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम नहीं, सिक्किम है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के पीछे इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना। संघात्मक शासन से विविधताओं के मध्य सामंजस्य से एक सशक्त भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग के बारे में जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की गई और इनमें से कौन सा कारक शामिल नहीं था? देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण करना, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को बनाए रखना और वित्तीय आर्थिक का प्रशासनिक तर्क जो है उन्होंने दिया था। कौन सा विकल्प, कौन इसमें शामिल नहीं था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना। यह गलत है। इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नहीं अपनाया था। ठीक है, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को कि वो क्या कहते हैं वकालत की थी, और इनके द्वारा जो है अन्य जो सभी ये सुझाव हैं, जैसे कौन कौन से सुझाव दिए गए थे कि देश की एकता का संरक्षण करना, अनुरक्षण करना, भाषाई और सांस्कृतिक की एकरूपता को बनाए रखना, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक, उसके साथ साथ प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन करना, और एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो बी जो है आपका गलत हो जाएगा। और फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में किया गया था। फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे और 2 इसमें अन्य और सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न में से किसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है? अच्छे पर्यावरण का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार और पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही है? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये सभी मौलिक अधिकार घोषित किए, जैसे विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं वो आप लोग देख लीजिए। विधिक सहायता का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार और अच्छी सड़कों का अधिकार। ठीक है, ये सभी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1969 ईस्वी में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु राज्य कर दिया गया था, और 1992 ईस्वी में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था। 1973 ईस्वी में मैसूर राज्य का नाम बदल करके कर्नाटक, और 1974 में मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह का नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें, जो मिनिकॉय और अमिनी द्वीप है, इसका जो बदला गया था यह 1773 के अधिनियम द्वारा, 1973 के अधिनियम द्वारा 1973 में इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया था, न कि 1974 में। ठीक है, 1973 में, और 1973 का अधिनियम भी था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित होने के कारण कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें नहीं देखता है और इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श स्वतंत्रता समानता बनाए रखना। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। कौन सा इसका विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित होने के कारण कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें नहीं देखता है, आपका गलत है। ठीक है, यह जो है गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे गए हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसका तात्पर्य क्या है कि भारत में कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा और उसको इस जो कंडीशन है इसको फुलफिल करने के लिए उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भाग 13 की अगर हम बात करें, भाग 13 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की बात की गई है। भाग 14 इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। भाग 16 जो है इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है और 18 में आपातकालीन प्रावधान किया गया। ठीक है, इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर या कह सकते हैं अधिकतम 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसी अवधि तक समाप्त हो जाएगी, वह जो है मंत्री नहीं रहेगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 5। इसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है कि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य अगर नहीं है तो 6 महीने की समाप्ति के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को विधिवत परिभाषित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही है। भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले या फिर विशेष इजाजत अपील। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय के जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसके अंदर संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला और विशेष इजाजत अपील ये दोनों आते हैं। ठीक है, ये दोनों आते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है यह प्रारंभिक या मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। याचिका अर्थात रिट जारी करने का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान आयरलैंड, सहकारी संघवाद ऑस्ट्रेलिया और उपराष्ट्रपति की भूमिका अमेरिका। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, न कि आयरलैंड। ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कोयला के लिए जो प्रमुख क्षेत्र है, कोयला देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है। ठीक है, कोयला के लिए डोनबास क्षेत्र है, यह डोनबास है। ठीक, डोनबास कोयला के लिए। और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम के लिए बाकू, अजरबैजान का बाकू क्षेत्र। ठीक है, पेट्रोलियम। और उसके बाद अगर बॉक्साइट की बात करें, इसके लिए है आपका गुयाना, बॉक्साइट के लिए गुयाना है। और मैग्नीज के लिए है आपका निकोपोल, मैग्नीज के लिए निकोपोल। ठीक है, इसका सही है तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। टोबिन टैक्स का उद्देश्य क्या है? टोबिन टैक्स का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करना, साझेदार देशों में करदाताओं द्वारा 2 बार कर लगाने से बचना, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में कर निश्चित लाना या फिर कई करों का प्रशासनिक बोझ कम करना। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टोबिन टैक्स। जैसे विदेशी मुद्रा की अकस्मात आगमन, ठीक है, और अकस्मात पलायन से जो घरेलू अर्थव्यवस्था या मार्केट है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसको कम करने के लिए टोबिन टैक्स लगाने का
क्या किया गया था, सुझाव दिया गया था। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्न युग्मों में से बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। मानसून वन, सागौन और साल, भूमध्य सागरीय वन, ओक और जैतून, सदाबहार वर्षा वन, हेमलॉक और स्प्रूस, शीतोष्ण कोटधारी वन, देवदार और चीड़। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, तीसरा सदाबहार वन, हेमलॉक और स्प्रूस, ये आपका गलत है। ठीक है, हेमलॉक और स्प्रूस की अगर हम बात करें तो यह शीतोष्ण कोटधारी वन की वनस्पतियां हैं जो मुख्य रूप से 50 से 60 उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है, टुंड्रा वाले क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है, कौन अनुवांशिक रोग नहीं है यह बताना है। एलकेप्टोनिरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया या फिर रिकेट्स, कौन इसमें से अनुवांशिक रोग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रिकेट्स। यह अनुवांशिक रोग नहीं है, विटामिन डी की कमी से जो है यह फैलता है। ठीक है, होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है और यहाँ मुलायम और असंगठित चट्टान पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन सही है। 1599 ईस्वी में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में हुई एक सभा में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और प्रारंभ से ही इसका उद्देश्य भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के साथ साथ भारतीय राजनीति में भाग लेना था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। स्टार्टिंग से ही इसका उद्देश्य ये नहीं था कि यह व्यापार के साथ साथ भारतीय व्यवस्था या कह सकते हैं कि भारतीय जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, इसका प्रारंभिक उद्देश्य जो था भारत के साथ व्यापार करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है इसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी और जमान शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो रणजीत सिंह ने उसकी सहायता की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें 1797 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमात शाह ने सिखों पर आक्रमण किया था, तब रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में जो है इसको पराजित किया था और उसके बाद लाहौर तक उसका जो है पीछा किया और वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपों चिनाब नदी में गिर गई थी, जिसे रणजीत सिंह ने निकलवा करके उसे वापस करा दिया था। ठीक है, उसके पास भिजवा दिया था, जिसके बाद जो है जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्नवालिस संहिता के बारे में कौन सा विकल्प सही है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था और इसी के माध्यम से कलेक्टर की न्यायिक और कर संबंधी शक्तियाँ ले ली गई और उसी के पास केवल फौजदारी शक्तियाँ रह गई। इसके माध्यम से कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया गया और दीवानी अदालतों का एक क्रमिक पदक्रम स्थापित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 3, 4, दूसरा गलत है। देखिए, इसके माध्यम से कलेक्टर की जो न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ हैं वह ले ली गई थी और उसके पास जो है कलेक्टर के पास केवल दीवानी न्यायालय के कार्य के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और जिला न्यायाधीश का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसके माध्यम से कलेक्टर की न्यायिक और कर संबंधी शक्तियाँ ले ली गई थी, जो कि गलत है। जो उसकी शक्तियाँ ली गई थी वह आपकी न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ली गई थी, कर से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो उसके पास बनी रही। ठीक है, तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत। मौर्य काल के दौरान बनी गुफाओं की प्रमुख विशेषता अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारों व अलंकृत द्वार थे और शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरतापूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। इंग्लैंड की संसद में 1720 ईस्वी में एक कानून बनाकर इंग्लैंड में भारतीय रेशमी व सूती कपड़ा पहनने वाले पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। इंग्लैंड में भारतीय कपड़े तथा वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर सोना चांदी भारत आ रहा था। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, भारतीय उत्पादों या भारतीय सामान या भारतीय जो वस्त्र थे इनको इंग्लैंड के मार्केट से बाहर निकालने के लिए वहाँ पे जो लोग भारतीय कपड़े, रेशमी, सूती वस्त्र परचेज खरीदते थे उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, जिससे कि भारतीय वस्तुओं को इंग्लैंड के मार्केट से बाहर निकाला जा सके। लाला लाजपत राय के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह स्वामी दयानंद के प्रभाव से आर्य समाजी बन गए थे और 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ अंग्रेजी लोकमत को भारतीय समस्याओं तथा इच्छाओं से अवगत कराने के लिए इंग्लैंड गए। इन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल के गठन का विरोध किया और 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए।
कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इन्होंने सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल का गठन जो किया गया था 1923 में, इसका विरोध नहीं किया था बल्कि इसका समर्थन किया था। ठीक है, सी हो जाएगा। एक आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर वाले क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी, पासी और सहरीब थे। इस आंदोलन में केवल किसान शामिल थे, जमींदार नहीं। और इस आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेती जो छीनी जाती थी, इसका विरोध करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, तीसरा गलत है। ठीक, गलत क्यों? क्योंकि इसमें जो है केवल किसान नहीं बल्कि जमींदारों ने भी इनकी मदद की थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैन ग्रंथों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है। भद्रबाहु चरित से अशोक मौर्य के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, था डी जो है यह गलत है। ठीक है, डी आपका गलत हो जाएगा। भद्रबाहु और परिशिष्ट पर्वन नामक जो जैन ग्रंथ है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, किससे? परिशिष्ट पर्वन से जो है आपका मौर्य वंश के बारे में, और वो भी मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जैन ग्रंथ से, जैन धर्म से लेकर के जैन ग्रंथों से जो आपका, और ये भद्रबाहु चरित और परिशिष्ट पर्वन दोनों जो है जैन ग्रंथ है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत है। और जो अशोक की बात करें, अशोक की अगर हम बात करें तो यह जो है जो आपका मुख्य रूप से अशोक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का संरक्षक था। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है अशोक के बारे में, इसके जो अभिलेख हैं, अभिलेखों के बारे में, इसके बारे में मुख्य रूप से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश के राजाओं ने अपने अभिलेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? जेजाग भुक्ति के जो चंदेल थे, जेजाग भुक्ति जो मुख्य रूप से वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। पिछली बार जो यूपी पीसीएस में यही पूछ लिया था कि जेजाग भुक्ति वर्तमान समय में किधर है। ठीक है, तो जेजाग भुक्ति के चंदेल थे और इन्होंने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। ऑप्शन है। कश्मीरी के लोहार वंश के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था और जयसिंह के समय उच्छल और सुसल नामक दो भाइयों के नेतृत्व में सामंतों ने विद्रोह कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि लोहार वंश जो कि इसका एक शासक हर्ष था और यह स्वयं एक विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ उसका आश्रित कवि था, परंतु एक शासक के रूप में हर्ष क्रूर और अत्याचारी था, क्योंकि इसके सामंतों में उच्छल और सुसल नामक दो भाइयों के नेतृत्व में उसके विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो जयसिंह के विरुद्ध विद्रोह नहीं बल्कि जो हर्ष था उसके विरुद्ध जो है इन दोनों भाइयों ने विद्रोह किया था। ठीक है, ऑप्शन है। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है और नैरोबी बुलंदशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का जो व्यावसायिक उत्पादन है 1 जनवरी 1992 को शुरू हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन, गलत पूछा है, ऑप्शन बी। दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला सही है। इसका जो प्रारंभिक जो उत्पादन है यह हुआ था आपका 1 जनवरी 1992 नहीं 1991 से शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरा गलत है। सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को अलग करती है कौन सी जल संधि? जोहोर जल संधि जो है इन दोनों को अलग करती है, सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता है? हिमाच्छादित सतह, दीर्घ ठंडी रात, शांत वायु या फिर मेघाच्छादित आकाश? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ ठंडी रात जो है यह ताप के व्युत्क्रमण में योगदान नहीं देता। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला मथुरा में लगता है। ठीक है, मथुरा में सबसे अधिक लगभग 86 मेले लगाए जाते हैं। ठीक है, मेले का आयोजन होता है। और इसके बाद कानपुर का स्थान आता है। इसके बाद आता है कानपुर का स्थान, कानपुर में लगभग 79, और उसके बाद जो है हमीरपुर है। उसके बाद आपका हमीरपुर है और हमीरपुर में लगभग यहाँ पर भी लगभग 78 के आसपास। ठीक है, तो टॉप 3 याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से
सदैव कम होता है, सदैव अधिक, सदैव बराबर या फिर बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बराबर हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? ललितपुर का एक जिला एक उत्पाद जरी सिल्क साड़ी, अयोध्या का गुड़, हाथरस का हथकरघा और हमीरपुर का जूता। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाथरस की अगर हम बात करें, इसका एक जिला एक उत्पाद हथकरघा नहीं, हींग है। क्या है? हींग। ठीक, हींग है, ऑप्शन सी। M1 में किसे सम्मिलित किया जाता है? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, रिजर्व बैंक के पास जमा आने या फिर चल में करेंसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चलन में करेंसी जो होती है उसको M1, जो मुद्रा है उसको M1, M2, M3, M4 में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें जो M1 के अंतर्गत जनता के पास मुद्रा, करेंसी, नोट व सिक्के जो है वो ये M1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, उत्तर प्रदेश में बेला सागर नामक एक कृत्रिम झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में बेला सागर नामक एक कृत्रिम झील कहाँ पे है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महोबा में, महोबा में है। चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार कीजिए। आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। उपयुक्त में से किसे जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी को, आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी और जो आपके प्राकृतिक चिकित्सा, इसको भी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धोबिया राग नृत्य के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? सॉरी, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और यह केवल पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। यह जन्म, विवाह, दशहरा आदि अवसरों पर होता है या फिर यह पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह गलत है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, आपका गलत है। ठीक है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है, बाकी सब विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में हाथियों का आयात श्रीलंका और बेगू से किया जाता था। भारत में उच्च कोटि के हाथी नहीं मिलते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में श्रीलंका और बेगू से हाथियों का आयात किया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में उच्च कोटि के हाथी नहीं थे, और बहमनियों ने उत्तर भारत से हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था। ठीक है, जिस कारण वहाँ से लिया जाता था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जहांगीर ने पुर्तगीज फादर सेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। वह दीपावली के अवसर पर जुआ खेलता था। इसके समय कांधार पर मुगलों का अधिकार बना रहा। मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से एक संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका सही आंसर क्या है? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात यही गलत है। ठीक है, देखिए 1622 ईस्वी में ईरान का शासक शाह अब्बास ने कंधार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। ठीक, और जहांगीर दीपावली पर स्वयं जुआ खेलता था, मतलब जुआड़ी था एक तरह का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका यही गलत है। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ उपज के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है, जिसे जून 2024 में जिसकी घोषणा की गई थी, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे अधिक 983 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है, और सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 रुपये की, और नए समर्थन मूल्य में लागत पर सबसे अधिक प्रतिफल जो है बाजरा पर किसानों को प्राप्त होगा, जो कि इसकी लागत का 77% होगा। और नए समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 2 गुना प्राप्त हो सके। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो विकल्प हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें न्यूनतम जो है 1.5 गुना देने की बात की गई है, न कि 2 गुना। ठीक, ऑप्शन डी सही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की सूद एवं सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इसके बारे में आपको देखना है। पूर्व वर्ष 22-23 की अपेक्षा 23-24 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ है। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले शीर्ष 3 देशों में सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका है। इसका कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं हुआ है, कमी हुआ है। ठीक है, पिछले मतलब वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI है, इसमें कमी आई है। पहला गलत है, दूसरा सही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को एक नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। इसका स्थापना महाराष्ट्र के बधौन में किया जाएगा
और पूर्ण निर्माण होने पर यह बंदरगाह विश्व के स्थिर से 10 बंदरगाहों में शामिल होगा और इसके निर्माण से लगभग 12 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, कौन इसमें से सही नहीं है? आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, हीलियम 0.005, नियान 0.002। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम की अगर हम बात करें, आपका गलत है। हीलियम जो पाया जाता है यह 0.0005% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। समताप मंडल का निचला भाग अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई का तापमान लगभग स्थिर रहता है, परंतु ऊपरी भाग में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्रमशः बढ़ता है। 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता अधिक होती है, जो सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। हाल ही में चर्चा में रहा विद्युत रक्षक क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा विद्युत रक्षक यह जो है स्वदेश रूप से विकसित एक एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है, जिसे विद्युत रक्षक नाम दिया गया है। ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सवाना प्रदेश के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? उष्ण कटिबंध सवाना प्राकृतिक प्रदेश दोनों गोलार्धों में 5 से लेकर के 20 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं और इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है और वर्षा का शेष भाग सूखा रहता है। वर्ष भर ये बाकी शेष भाग जो है सूखा रहता है और इसमें घास को पार्कलैंड या वुश वेल्ड के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो आपका उष्ण कटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश है, इसका विस्तार 5 से 20 डिग्री दोनों गोलार्धों अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है, न कि पश्चिमी भागों में। ठीक है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राइन नदी स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित कैंस्टैंस झील से निकलती है। हैम्बर्ग एक नदी पतन है जो एल्ब नदी के मुहाने पर है और इटली की पो नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी जर्मनी की बलदाई पहाड़ी से निकलती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है इसका। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपकी डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ठीक है, डेन्यूब नदी जर्मनी के बलदाई नहीं बल्कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? उत्तर प्रदेश का जो योगदान है भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 11.79% है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, कुल नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है। ठीक है, कुल जनसंख्या ओवरऑल जनसंख्या मत मान लीजिएगा। ठीक, तो नगरीय जनसंख्या का जो योगदान जो है उत्तर प्रदेश का भारत की जनसंख्या में 11.79% है और नगरीय जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है आपका दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे। ठीक है, ऑप्शन है। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। अमोनिया आयन विनिमय प्रयोग द्वारा प्रदूषित होता है। पारा प्रतिलोम परासरण द्वारा, फिनोलिक बहुलक अवशोषण द्वारा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा सही है। पारा प्रदूषण को आयन विनिमय विधि द्वारा निष्कासित किया जाता है। ठीक है, न कि प्रतिलोम परासरण द्वारा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है। अंडा चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व चित्रकूट जिले की है। उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर के 11 के दौरान जनगणना 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला दूसरा चौथा सही, तीसरा गलत है। तीसरा आपका गलत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है या न्यूनतम जनघनत्व चित्रकूट का नहीं बल्कि कहाँ का है? ललितपुर का है, ललितपुर का। ठीक,
व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद किसके उदाहरण हैं? इनके जो अग्रपाद है किसके उदाहरण हैं? देखिए इनके अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, समजात अंग के, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। ऊर्जा को स्थानांतरण जो होता है हमेशा एक दिशीय होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत। समुद्र की तली पर मौजूद जीवों को क्या कहा जाता है? प्लैंकटन, न्यूस्टॉन, बेंथोस या फिर फाइटॉन। इन्हें जो है बेंथोस कहा जाता है, जो समुद्र की तली पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से संबंधित कुछ समुद्री या फिर से कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनका पीएच मान दिया गया है। समुद्री जल का पीएच मान या समुद्री तल का पीएच मान जो होता है कितना होता है? इसका पीएच मान 8.4 होता है। और दूध का जो पीएच मान है वह 6.4 है। सिरका का पीएच मान जो है 2.4 और शराब का जो पीएच मान है वह 2.8 है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2 4 1 3। बायोगैस उत्पादन में प्रयोग किया जाता है किसका? बायोगैस के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आर्की बैक्टीरिया का उपयोग होता है, ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान तथा आवेश चार्ज शून्य होता है? न्यूट्रिनो, फोटोन, ए और बी या फिर पॉजिट्रॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूट्रोनो और फोटॉन, इन दोनों का जो द्रव्यमान है और आवेश है यह शून्य होता है, ऑप्शन सी। जाइलम का बहुत कम विकास किन पौधों में होता है? जाइलम का बहुत कम विकास निम्न जलोद्भिद पौधों में होता है। ठीक है, निम्न जलोद्भिद पौधे में बहुत कम विकास होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ जलप्रपात दिए गए, उसकी अवस्थिति दिया गया है और इसमें मधार जलप्रपात, मधार जलप्रपात जो है कहाँ पे है? बात करें अगर मधार जलप्रपात की, इसका निर्माण किया गया चंबल नदी पर। और चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण इंद्रावती नदी पर किया गया है। बरेही जलप्रपात का निर्माण जो है, बरेही जलप्रपात का निर्माण बुधावलंगा नदी पर किया गया, बुधावलंगा नदी पर। और झारखंड का जो जलप्रपात है टोंक नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और इसमें बताना है कौन सुमिलित नहीं है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को 1961, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को 1965, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को 1983। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। देखिए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, इसका स्थापना 1958 में किया गया था, 1958 में। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो नाल्को है इसका स्थापना हुआ था 1983 में। ठीक है, तो पहला तीसरा गलत है। काली मिट्टी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह मिट्टी भारत के 16.6% भूक्षेत्र पर पाई जाती है और इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र में हुआ है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पदार्थ की अधिकता होती है और इसे मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पदार्थ की अधिकता होती है? गलत है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। पुदुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम और महाबलीपुरम। इन्हें जो है आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा, देखिए स्टार्टिंग में जो बंदरगाह हैं उसमें अगर हम देखें, उसमें अगर देखें तो आ जाएगा आपका मामल्लपुरम, मामल्लपुरम। मामल्लपुरम के बाद आ जाएगा आपका पुदुचेरी, इसके बाद आ जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी के बाद जो है आपका कराईकल है और कराईकल के बाद जो है आपका नागापट्टनम है। ठीक, और मामल्लपुरम के पहले भी जो बंदरगाह है वो आपका चेन्नई है, चेन्नई है। और चेन्नई के पहले अल्लूर है, अल्लूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। 4 1 2 3। उत्तर प्रदेश के विशेष आर्थिक जोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? रत्न और आभूषण के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नोएडा में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सही सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 63,
प्रवर्तन निदेशालय 1956, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1965। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून है यह 1965 नहीं बल्कि 1988 का है, 1988 का। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। ख्याल नृत्य किस क्षेत्र का है? ख्याल नृत्य जो बुंदेलखंड। घड़ा नृत्य जो है यह आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। जोगिनी नृत्य का संबंध है अवध क्षेत्र से। और नौटंकिया का है या नखटौरा नृत्य का संबंध है पूर्वांचल से। सही आंसर है 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा तथा उत्पादकता के क्षेत्रीय प्रारूप में घनिष्ठ संबंध होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता मुख्यतः सौर ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही हैं। आर्य की सही व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना कब चलाया गया था? यह योजना चलाया गया था जापान के सहयोग से। जापान के सहयोग से इसे चलाया गया था और 2010 में चलाया गया था। ठीक है, 2010 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं जिसमें के अंतर्गत मार्च महीने के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्च 2024 के। ठीक, मार्च 2024 में किस राज्य में देश का पहला ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र प्रारंभ करने की बात की गई या फिर प्रारंभ किया गया है? देखिए, प्रारंभ किया गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस संयंत्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन ए। मार्च 2024 में मनाए गए विश्व प्रसन्नता दिवस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और भारत खुशहाली मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान RLV के जुड़े तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इसके क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है पुष्पक। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। मार्च 2024 में किस देश से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था? यह ऑपरेशन जो चलाया गया था किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंद्रावती चलाया गया था? यह चलाया गया था आपको हैती से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत किस नंबर पे है? भारत का जो रैंक है इसमें 134वां है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। और इसमें पहले नंबर पे आपका अगर पूछ ले तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। ऑप्शन बी। मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया पोखरा को। ऑप्शन बी हो जाएगा, पोखरा को। मार्च 2024 में भारत और किस देश के मध्य लिमेतिये 2024 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास किया गया था? सेशेल्स, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर? यह किया गया था आपके सेशेल्स के बीच में। भारत और सेशेल्स के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह कहाँ पे किया गया था? हिंद महासागरीय वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन है। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को जलवायु संकट एवं प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पर अपने योगदान के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मार्च 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके लिए जो है 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, 2 लाख रुपए की सहायता राशि। मार्च 2024 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च या फिर सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्च 2024 में नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो चक्षु के नाम से। ठीक है, चक्षु मतलब आँख होता है। ठीक है, और चक्षु के नाम से जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है? लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है AM खानविलकर को। ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2024 में मुंबई भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने यह खिताब जीत लिया था? यह खिताब जीती है चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। ऑप्शन सी।
मार्च 2024 में किस यात्री विमानन कंपनी द्वारा समा 2.0 नाम से विश्व की पहली एआई एयर होस्टेज को प्रस्तुत किया गया है? यह जो प्रस्तुत किया गया है आपके कतर एयरवेज द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा कतर एयरवेज। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी? यह उपाधि जो है सुनील भारती मित्तल को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सुनील भारती मित्तल को। मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया गया था? जिस सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में अभी उन्हें और जो गए थे दक्षिण अमेरिकी देश जो आपके ब्राज़ील के जो G20 समिट के बाद जो है गए थे 2-3 देशों में, वहाँ पर भी उस देशों का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो याद एक बार देख लीजिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किन 2 शहरों में ड्रोन दीदी योजना की पायलट परियोजना के संचालन हेतु महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? यह जो हस्ताक्षर किया गया है नोएडा, हैदराबाद। ऑप्शन है। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका जो अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र झंझरिया को चुना गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा देवेंद्र झंझरिया को। मार्च 2024 में ओपन AI द्वारा किसके साथ मिलकर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की बात की गई है? AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम होगा स्टारगेट या विकसित करने की बात की गई, किसके साथ सहयोग करके? यह सहयोग किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन बी। मार्च 2024 में किस राज्य के माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? यह GI टैग दिया गया है गुजरात के। एक सेकेंड, गुजरात नहीं असम के दिया गया। ठीक है, असम का है, गुजरात का आंसर जाएगा। ऑप्शन गलत दिया है, मतलब क्वेश्चन आंसर गलत दिया है। ठीक है, यह असम का है। ठीक है, माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग असम का है। ऑप्शन हो जाएगा। मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या है? तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या उसी राज्य में है जिस राज्य में बाघों की सबसे अधिक संख्या है, मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का जो टाइगर स्टेट हमेशा बना रहेगा। इसमें जो उसके अंतर्गत जो NTCA है उसके अंतर्गत प्रावधान ये है कि जिस राज्य में जो बाघों की जनसंख्या अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, उस राज्य को यह दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, टाइगर स्टेट का। और कुछ साल पहले यह जो दर्जा है वह कर्नाटक को प्राप्त था, लेकिन वर्तमान समय में टाइगर की या बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, इसलिए यह जो दर्जा है टाइगर स्टेट का वो मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है। मार्च 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी पेरू द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्च 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान की शुरुआत की थी? यह जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के इस पहल की शुरुआत की गई थी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में अलेक्जेंडर स्टॉब किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? इन्हें फिनलैंड का नया राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और PDF भी जो भी इंपॉर्टेंट PDF है सारे PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।